नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड खाद्य विभाग ने यहां पर 21 साल बाद में गेहूं खरीद को लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, सरकार दिन रात यहां पर आमजन के हित में फैसले ले रही है। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने संबंधित अधिकारियों को भुगतान करने के निर्देश दिए। वहीं पर इस पर संवाददाता साक्षी साहनी ने खाद्य मंत्री बंशीधर भगत से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। खास बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने अनुभव के लिए बल्कि अपने हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंशीधर भगत जी की। सर, जिस तरीके से आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी आपने खाद्य की बैठक करी, जिसमें आपने ऐतिहासिक जो है निर्णय लिए, जिसमें धान की खरीद फरोख्त पे आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसको लेकर किस तरीके से सीधे तौर पर जो है जनता को बेनिफिट मिलेगा? सर, हमारी कोशिश पहले भी रही है और अब भी है कि जो सीधा किसान हमसे जुड़ा है उसको कोई असुविधा न हो। गेहूं में हमने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल में न तो इतना गेहूं खरीद हुई, न किसान को इतनी सुविधा से केंद्र पर खरीदा गया गेहूं, न उसको पेमेंट समय से हुई। धान पिछले 3 सालों की पेमेंट हमने इस साल की है। इस वर्ष हमने अभी से बिल्कुल इसकी तैयारी कर ली है कि जिस प्रकार से गेहूं हमने बिल्कुल आराम से खरीदा है, उसी प्रकार धान भी किसान से बहुत सुविधाजनक ढंग से खरीदें। किसान को सेंटर पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन खड़ा न होना पड़े, उसकी ट्रॉली आए और खाली हो, और पेमेंट भी 1 सप्ताह में हो जाए। किसान को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अभी तक किसान जब 4 हेक्टेयर में माना धान बोता है तो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत दिखाई जाती थी। तो 160 क्विंटल धान हम खरीदते थे उससे, क्योंकि रिकॉर्ड में उसके नाम 4 हेक्टेयर में धान है। होता था उसका 250 क्विंटल के करीब। तो हमने इस बार केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि इस पर शिथिलता व्यक्त करते हुए हमें 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कम से कम निर्धारित उपज दिखाने का इसमें सहयोग करें, ताकि हम किसान से 1 हेक्टेयर में 7 क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद सकें। इससे उसको भटकना नहीं पड़ेगा किसान को। और थोड़ा सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं, लगभग 16 सेंटर हमने बढ़ा दिए हैं। तो पहले 239 थे, अब इस समय 255 हो गए हैं। एजेंसियां लगभग वही हैं, और बोरा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। पैसे की हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूँ धान खरीद में हम सबको सुविधाजनक धान खरीद करेंगे। 1 अक्टूबर से इसका प्रारंभ करेंगे। सर, अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक कितने जो है जो गरीब लोग हैं उन्हें घर जो है मिल चुके हैं, और कितना जो है इसमें रिकॉर्ड आ चुका है? सर, आपके पास देखिए, अभी मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है, कोई रिकॉर्ड मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से मैंने सभी को कह दिया है कि सब जो भूमि ट्रांसफर का मामला है उसको जल्दी करें। 2-3 मामले तो कल परसों ही में हमने निपटाए हैं रुद्रपुर के। बहुत जल्दी ही हम इस काम को पूरा करने देंगे। एक अंतिम प्रश्न है सर, मुख्यमंत्री धामी को 30 दिन का समय जो है पूरा हो गया है, और इस 30 दिन में अगर बात करें, अगर वात्सल्य योजना की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, ताबड़तोड़ जो है वो बैठकें ले रहे हैं। किस तरीके से उनके काम को देखते हैं, और आगे के समय में क्या लगता है पार्टी कैसे काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल युवा हैं, तेज तर्रार हैं, और युवा में एक नई ऊर्जा होती ही है, और जिस ढंग से वो निर्णय कर रहे हैं वो बहुत अच्छे निर्णय हैं। मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से आगे आएगी। ये थे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। उसी को लेकर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो खानपुर विधानसभा बसपा प्रभारी चौधरी रविंद्र पनियाल ने यहां पर कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान है। बीएसपी ही एकमात्र ऐसा दल है जो कि सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलने और उनके हितों की रक्षा कर सकता है। बीएसपी के साथ के बिना किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाएगी। जिन्होंने उस दिन सरकार गिराने का गठन का प्रोग्राम था, बहुजन समाज पार्टी बूथ लेवल पर अपने को मजबूत उसमें रहती है। परमानेंट 1 यूथ और 21 बूथ की हमारे 1 बूथ और 21 यूथ की हमारी अपनी प्लानिंग है। उसी सिलसिले में आज ही मीटिंग करेंगे। आने वाले 2022 में चुनाव है, क्या कुछ तैयारी है बसपा को लेकर?
बसपा की तो परमानेंट तैयारी रहती है सदैव, पता नहीं कब चुनाव, किसकी सरकार कब गिर जाए, कब लड़ना पड़ जाए। बसपा तो चुनाव के लड़ने के लिए चाहे तीसरे महीने चुनाव कराओ तुरंत तैयार रहती है। बसपा से ज़्यादा मजबूत वोटर, बसपा से ज़्यादा मजबूत कैडर किसी के पास है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर समाप्त हो गया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दावा किया कि अगर साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। यही नहीं, सरकार बनने के आगामी 1 साल में जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं, इनके अलावा रोजगार को पटरी पर लाने के लिए योजना यहां पर कांग्रेस की ओर से बनाई जाएगी। बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस 3 दिन के दौरान हमने विभिन्न वर्गों के हमारे सभी पदाधिकारियों से, हमारे विभिन्न समितियों से सुझाव लिए हैं और उनकी क्या कार्य योजना रहेगी उसके बारे में चर्चा की। और जो मंथन से निकल के आया है वो कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं के ऊपर, चाहे पीड़ित लोग हैं उनको न्याय देने की बात उभर कर आई है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से वचनबद्ध है आने वाले समय में उत्तराखंडियत को और उत्तराखंड के एक-एक व्यक्ति को न्याय दिलाया जाने में अपना। उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात करते हैं, जहां पर त्रिवेणी घाट पर MDDA के अनुसार वहां पर स्थापित 101 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने अनावरण किया। इस मौके पर तिरंगे को सलामी दी गई। आपको बता दें कि प्रतिदिन गंगा मां के उद्घोर से गूंजने वाला त्रिवेणी घाट आज देशभक्ति के नारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें तिरंगा झंडा 101 फीट ऊंचा, 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा बनाया गया है। इसके साथ ही झंडे के लिए फोकस लाइट्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसकी रोशनी में देश का राष्ट्रीय ध्वज खूबसूरत नजर आएगा। शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो हमारे आन बान शान का प्रतीक 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमने त्रिवेणी घाट पर लहराया है, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत थी। और मैं चाहती हूँ कि इस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी दीदार करे, उसके नीचे बैठ के वो अपने राष्ट्रभक्ति की अनुभूति महसूस करें। आज वो दिन आया है यहाँ पर, क्योंकि 5 अगस्त मैं मानती हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक तारीख हमारे लिए है। उसमें चाहे धारा 370 35 से हटने का हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, राम जन्म मंदिर का, राम जन्म भूमि में जो मंदिर निर्माण के तारीख का जो फैसला आया वो 5 अगस्त तो हमारे लिए। हमारे ऋषिकेश की जिसे हम लोग हृदय स्थली कहते हैं, उस पर 101 फीट तिरंगे का आज अनावरण हुआ है, उसके लिए सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से आपने जाना होगा कि 16 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने विधानसभा के अंदर भी संविधान दिवस के दिन वहाँ इस प्रकार का काम किया, आज यहाँ कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आन बान शान का। टोक्यो ओलंपिक्स खेल चल रहे हैं, तमाम देश के खिलाड़ी यहां पर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहां से भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। वहीं पर हॉकी टीम की इस जीत के बाद में देशवासियों में खुशी का माहौल है। पूर्व ओलंपियन राजविंद्र ने भारतीय खिलाड़ियों को यहां पर बधाई दी है। साल 1988 में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके राजविंद्र सिंह रावत ने हॉकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए नैनीताल में खेल प्रेमियों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। क्या पूरे हिंदुस्तान को खुशी है जो 41 साल बाद हम ये मेडल लाए हैं। और मैं वो टीम और जो टीम को ग्रास लेवल से जो कोच सिलेक्ट करता है, मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ग्रास से एस्ट्रोटर्फ में खिलाड़ी को भेजता है। और एस्ट्रोटर्फ में जब तक एस्ट्रोटर्फ देखा नहीं होता तब तक आदमी लड़का खेल नहीं सकता। एस्ट्रोटर्फ का गेम और ग्रास का गेम पूरा अलग है। हमने खेला तो हमारी टीम भी 88 में खेला हमने, वो भी बहुत अच्छी टीम थी। हम भी गोल्ड के लिए दावेदार थे उसमें, लेकिन इंग्लैंड की टीम से हम लोग 2-1 से हार गए। अगर हम ड्रॉ भी खेलते तो हम सेमीफाइनल पहुंचते। कोई अब पैसा खर्च करना नहीं चाहता है,
मैं चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट और जो संस्थाएं हैं वो भी आगे आएँ और हॉकी को बढ़ावा दें। लक्सर के एथल की बात करते हैं, जहां पर बिजली कर्मचारी सही तरीके से बिजली नहीं पहुंचा रहे, जिसकी वजह से लगातार लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लक्सर बिजली घर पर जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने विभागीय अधिशासी अभियंता रवि कुमार का यहां पर घेराव किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव की बिजली को कर्मचारी जानबूझकर बार बार बाधित करते हैं। बिजली सुचारू करने की बाबत संपर्क करने पर बिजली कर्मचारी खुल्लम खुल्ला यहां पर पैसे मांगते हैं। एथल गांव से हैं। हमारे गांव में बिजली की इतनी समस्या है कि एक बार जरा सी देने बाएं भी हवा आने से वो या बारिश आने से एकदम बिजली काट देते हैं और पूरे गांव की काट देते हैं। वो तब तक नहीं जोड़ते जब तक हम पूरे के पूरे उस एरिया के बंदे जितने उससे इफेक्टिव हैं सारे के सारे लाइनमैन को या उनको पैसे नहीं देते, और इससे हम बहुत परेशान हैं। और ये पूरे गांव के लोग आज चल करके यहाँ पर आए हैं लक्सर में। और ये सब लोग जो बिजली के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, हमारे गांव की बिजली का इतना बुरा हाल कर रखा है। ये 3 लाइनमैन हैं हमारे यहाँ, एक विनोद, एक कबूल और एक हमारे प्राइवेट लड़का है। इन्होंने हमारे अगर फ्यूज भी लगाना पड़ता है तो 100-200 रुपये से कम बात नहीं करते, और फ्यूज लगाने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इसमें जो है आज ही इन्होंने मेरे संज्ञान में मामला आया है, और अगर कोई पैसे मांगने वाली बात है तो उसकी तो जांच करके तुरंत उन लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा अगर कोई भी ऐसा मामला है। इसमें को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए किसी भी तरह का पैसा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। और मेरी ये अपील है लोगों से कि किसी को भी ऐसा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लक्सर के भिकमपुर गांव में जनशक्ति बात को लेकर लगातार यहां पर लोग जो है शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 6 लोगों की गांव की 213 शिकायतें निकलकर सामने आई है। शिविर में हरिद्वार जिलाधिकारी को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत यहां पर करनी थी। हालांकि उनका कार्यक्रम रद्द हो जाने पर एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने शिकायतें यहां पर सुनी है। एसडीएम ने बताया कि कई लोगों ने नदी के पानी से कृषि भूमि के कटाव होने पर मुआवजे की मांग करी, जिस पर राजस्व कर्मचारियों को जांच दी गई है और आगे समाधान निकाला जाएगा। और इसमें आज इंटर कॉलेज भिकमपुर में एक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है कोविड-19 के दौर में। इसमें कॉन्टैक्ट लेस शिविर है। इसमें जितने भी हमारे गांव हैं इस इर्द गिर्द में 6 गाँव को हमने कवर किया है, और उनमें हमने ग्राम स्तरीय जो हमारी निगरानी समिति है उनके माध्यम से घर घर से जो है हमने उनकी शिकायतों को प्रार्थना पत्र के रूप में संकलित किया है। हमारे पास जो है 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और जो कि विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। हल्द्वानी में स्वराज सेवा दल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पर हरिद्वार के महामंडलेश्वर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा है कि हरिद्वार के संत कैलाश आनंद पर अधिकारियों के साथ में मिलकर अपने कथाकथित पति रसानंद की संपत्ति और ट्रस्ट पर कब्जा किया है। को न्याय दिलाएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे। 5 साल के बच्चे को लेकर ये दर ठोकरें खा रही है। जो जमीन कैलाशचंद के नाम है ही नहीं, जो इनकी जमीन थी उसे कैलाशचंद बेच रहा है, और वो 2 नाबालिग बच्चों का जिक्र कर रहा है। मुझे ये बताए प्रशासन कि चाहे वो जमीन किसी की भी थी तो क्या कैलाशचंद फर्जी तरीके से बेच सकता है? और अगर उसने फर्जी तरीके से बेच दी और शासन इस बात को प्रशासन मान रहा है तो कैलाशचंद पर मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रहा है? क्या हुआ? आदेश क्या हुआ उसमें? आदेश रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश करा था कि ये जमीन कैलाशचंद के नाम से हटा दी जाए, तहसील में हटा दी गई, और उसके बाद कैलाशचंद ने जमीन भूमाफियाओं को बेच दी और प्रशासन मौन है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कैलाशचंद पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम किया जाए, उसे जेल भेजा जाए, मात्र शक्ति उस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। मुद्दा कोर्ट में चल रहा था जब रसानंद जी की मौत उज्जैन कुंभ में 2016 में हो गई थी। उसके बाद जब ये मुद्दा कोर्ट में आ गया था तो कैलाशानंद किस अधिकार से कैलाशानंद ने रसानंद जी की ज़मीनें नाजायज़ और गलत तरीके से बेची? मैं एक सवाल करती हूँ कैलाशानंद से और आला अधिकारियों से, शासन से, कि वो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर कैलाशानंद कहीं से कहीं तक कोई मालिकाना हक रखता है, अगर वो कहता है कि हाँ है, तो वो अपने पेपर दिखाए।
तमाम पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां, तो हर पार्टी यहां पर तैयारी में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम आदमी पार्टी पर इस दौरान तैयारियों के साथ साथ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने के नाम पर दिल्ली सरकार जनता से धोखा करके बिल वसूल रही है। दिल्ली में बिजली बहुत महंगी है। इसके विपरीत उत्तराखंड में सभी श्रेणियों में बिजली की दरें काफी कम है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुफ्त बिजली का मुद्दा राज्य में जमकर गूंज रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे हवा देते हुए सत्ता में आने पर बिजली मुफ्त कर देने का वायदा भी यहां पर किया है, तो कांग्रेस भी ऐसा ही राग अलापने में पीछे नहीं है। उत्तराखंड के सितारगंज की बात करते हैं, जहां पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए तमाम लोग लगातार कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का बड़ा दल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह महार के नेतृत्व में रवाना हुए जत्थे ने कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह की ओर से कहा गया है कि क्षेत्र के किसानों को हर महीने 5 तारीख को बॉर्डर आंदोलन स्थल पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसी के तहत जत्था हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। 5 तारीख का जो जत्था है, आज 5 तारीख को सितारगंज से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला है वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा है। ऐसे ही काफिले गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होते रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता है। किसान ऐसे ही बढ़ चढ़कर बॉर्डरों पर जाते रहेंगे। आज मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो है वो गाजीपुर के लिए। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से मानसून के आने के साथ ही अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जनपद की प्रत्येक तहसील में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने की बात कही है। जनपद में 168 स्थानों में जेसीबी तैनात की गई है और खाद्य सामग्री के लिए विभाग को यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन गांधी पार्क चौघान पाटा में भी जारी रहा, जिसमें सैकड़ों आशाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आशाओं का प्रदर्शन उनकी लंबित मांगों, जिसमें स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा, कोविड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कोविड भत्ता और साथ इंसेंटिव को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किया जा रहा है। धरने में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा अपनी लंबित मांगों को अनसुना करने पर अपना आक्रोश जाहिर किया। नहीं किसी से भीख मांगते, आशा यूनियन जिंदाबाद, सरकार होश में आओ। 16 साल से हम लोग ड्यूटी पे हैं, काम करते आ रहे हैं। हमका इसका कुछ भी दाम नहीं मिल रहा। हमारे से ज़्यादा तो एक लेबर को दाम अच्छा मिल रहा है, और इतने बड़े कोरोना काल में हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े। हमने ये तक नहीं देखा कि अपने जान की तक हमने परवाह नहीं की। तो आखिर सरकार इसका दाम हमको दे क्यों नहीं रही? क्यों कतरा रही है सरकार हमसे? ऐसा चाहती क्या है आखिर सरकार हमसे? हम ये बद्दुआ मजदूर की तरह ऐसा काम करना नहीं चाहते। तो आपको बता दें, गंगोली घाट में भी जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, उसके बाद से नदी का जलस्तर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगोली घाट पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में पैनार के नदी किनारे एसडीएम ने निर्देशों से पुलिस ने यहां पर अवैध अतिक्रमण भी हटाया है। आपको ये भी बता दें कि नदी किनारे कुछ लोगों ने टीन शेड बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस पर एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों से पहले भी नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का यहां पर आदेश दिया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने नदी किनारे कब्जा अभी भी बनाया हुआ है, जिसके बाद में एसडीएम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ओलंपिक खेलों में इंडियन महिला हॉकी टीम की हार के बाद में आतिशबाजी करने वाले एक युवक को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी सहित 3 लोगों के खिलाफ में सिरकुल थाने में शांति भंग और साथ ही SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल बुधवार को टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना के साथ में मुकाबला चल रहा था। मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारतीय हॉकी टीम को 2-1 से हरा दिया है। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाला विक्की पाल उनसे ईर्ष्या करता है, इसलिए टीम के हारने पर विक्की पाल ने जमकर आतिशबाजी करी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
मामला एक संज्ञान में आया है कि जो हमारा इंडियन नेशनल विमेन हॉकी टीम में जो प्लेयर है वंदना कटारिया, कल जब हमारा विमेन हॉकी टीम हारने के बाद जो है इनका भाई द्वारा सूचना दी गई है कि इनका घर का बाहर जो आतिशबाजी चलाई गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए करके, तो उस आधार पर जो है हमने 3 लोगों का विरुद्ध जो है सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी विवेचना की कार्रवाई जारी है। किनकी तरफ से शिकायत की गई है? ये वंदना कटारिया का भाई की तरफ से जो है शिकायतें दी गई। कि मैच खत्म हुआ और मतलब वे 2-1 से इंडिया हारी, तभी मोहल्ले वाले ने विक्की ने पटाखे फटकाए और हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची, जबकि ये इंडिया में रहते हुए इसकी ये औकात नहीं है कि ऐसा कुछ करेगा। तो हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करे जाए और इसे लंबा पहुंचाया जाए। तो पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? जी हाँ, पुलिस को वो करी। देवर ने मेरे फ़ोन किया, पुलिस आई और वे उन्हें अरेस्ट करके भी ले गए, पर देखते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं हुआ ना तो हम जितना भी परिवार है सब अपना जल के वहीं से आत्महत्या कर लेंगे। पटाखे फटकारे इंडिया के हारने से दूसरी जाति के, और यहाँ जाति भेदभाव हो रहा है। विक्की पाल और टीटू पाल, ये इन लोगों ने घर में बहुत ज़्यादा पटाखे फटकाए। इसी कई दिनों से हमारे घर पे अटैक भी करना चाह रहे थे। चोरी में सबको दिखाया और पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, अरेस्ट करके ले गई, लेकिन वे फिर जातिवाद करके निकल जाएंगे क्योंकि ऊंची जाति के वो हम छोटी जाति के। ऐसा कार्रवाई हमें चाहिए, इसे लंबा जेल जाना चाहिए बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसी के तहत जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा, ये बात उनकी ओर से कही गई। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों में लोन लेने में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी बैंकर्स के साथ में समन्वय सुनिश्चित करने की बात उनकी ओर से कही गई। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां पर हरिद्वार में साल 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि जिला अधिकारी और सीडीओ द्वारा कोर्ट को दिए गए तथ्यों में विरोधाभास है, जिस पर कोर्ट ने अधिवक्ता से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि देहरादून निवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि साल 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए यहाँ पर पैसा आवंटित किया था, लेकिन आज तक ये पुस्तकालय धरातल पर नहीं उतरे हैं। इससे विधायक निधि के नाम पर विधायक का बड़ा घोटाला उजागर होता है। लिहाजा याचिकाकर्ताओं ने पुस्तकालय के नाम पर हुए घोटाले की सीबीआई जांच करने की यहां पर मांग की। ये ऑब्जेक्शन लगाया कि क्या कहते हैं, जो पहले याचिका दाखिल हुई थी उसमें सब कुछ का निपटारा हो चुका है और हमने सारी लाइब्रेरीज का कब्जा ले लिया है और सबको नगर पालिका के नाम पे करवा दिया गया। और उन्होंने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया था उसी में उन्होंने 1-2 लेटर्स दिए हैं। दीपक रावत जी जो तत्कालीन डीएम थे हरिद्वार के, उन्होंने अगस्त 2019 में बोला कि हमने सब लाइब्रेरीज का ट्रांसफ़र ले लिया, पोजीशन ले लिया और हमने इसका टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया नगर पालिका के नाम। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। उसी के बीच अगर हम बात करें गंगोली घाट की, तो यहां पर भी पूर्व विधायक नारायण राम आर्या कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का सदस्य बनने के बाद में पहली बार गंगोली हाट पहुंचे हैं, जहां पर गंगोली हाट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, रैली निकाली और इस मौके पर नारायण राम आर्या ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार से जनता बेहद परेशान है। जनता साल 2022 का इंतजार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जागेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद और पंडितों के साथ अभद्रता की भी निंदा की। मंदिर की मर्यादा को भंग किया, आंवला के माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं और उन्होंने हमारे मंदिर की मर्यादा को समाप्त किया।
मानसून के आने के साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जलमग्न की खबरें निकलकर सामने आ रही है। वहीं पर नैनीताल झील किनारे बने पंत पार्क पर्यटन स्थल में लगने वाले खोखे प्रशासन के साथ अब आंख मिचोली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका द्वारा यहां पर जितने भी खोखे वालों को स्थान देकर समायोजित किया जाता है, उतनी ही अधिक संख्या में नए खोखे यहां पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आने वाले सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर इनके खिलाफ में प्रशासनिक कार्यवाही भी यहां पर सरकार की ओर से की जाती है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इन आदेश हुए हैं कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और इनको पता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।